जून 1947 की बात है। पूरा देश बंटवारे की आशंका से डरा हुआ था। हिंसा की चिंगारी कभी भी भड़क जाती थी, लेकिन बंटवारे से पहले जून के महीनों में कुछ और ही था जो सुलग रहा था। जून की एक रात अचानक देश के कोने कोने में आसमान में धुएं के बादल दिखाई दिए। धुआं उठ रहा था कुछ चिताओं से, जिन्हें घेर कर खड़े थे कुछ अंग्रेज अफसर। हालांकि ये इंसानों की चिताएं नहीं थी, लपटों में कागज झोंका जा रहा था। कुल 4 टन सरकारी फाइल्स और दस्तावेज थे। ये सारा काम एकदम खुफिया तरीके से किया जा रहा था ताकि किसी को भनक तक ना लगे। क्यों? ऐसा क्या था इन दस्तावेजों में? इनमें छिपे थे भारतीय महाराजाओं के वो राज जिन्हें पिछली सदियों में अंग्रेजों ने बड़ी बारीकी से दर्ज किया था, लेकिन इन्हें आग के हवाले क्यों किया जा रहा था? फिर महाराजाओं की वफादारी का ये आखिरी इनाम था, क्योंकि ये कहानियां आज़ादी के बाद जनता के सामने आ जाती तो ईश्वर समझे जाने वाले महाराजाओं की इज्जत मिट्टी में मिल जाती। नमस्कार, मेरा नाम है निखिल और आप देख रहे हैं ऐतिहासिक किस्सों कहानियों से जुड़ा हमारा रोजाना का कार्यक्रम तारीख। इसमें आज हम बात करेंगे भारतीय रियासतों की। डोमिनिक लेपियर और लैरी कॉलिंस अपने किताब फ्रीडम एट मिडनाइट में लिखते हैं, 1947 में जब भारत आज़ाद हुआ उस समय हर महाराजा के पास औसतन 11 उपाधियां, 5.8 बीवियां, 12.6 बच्चे, 1.2 हाथी, 2.8 निजी रेल के डब्बे, 3.4 रोल्स रॉयस कारें और शिकार में मारे गए 22.3 शेर थे। ये औसत की बात हो रही है। बात यह थी कि भारत एक शासन के तहत नहीं था, 2 हिस्सों में बटा हुआ था मोटा माटी। एक प्रांतीय भारत जो सीधे ब्रिटिश सरकार के कंट्रोल में था, और दूसरा रियासतों वाला भारत जो जमीन के हिसाब से भारत का 40% था और जनसंख्या के हिसाब से 50%। कुल 565 रियासतें थीं, लेकिन सब एक समान नहीं थी। 400 से ज्यादा रियासतें ऐसी थी जिनका आकार 32 वर्ग किलोमीटर से ज्यादा नहीं था, बहुत छोटी। वहीं कुछ ऐसी रियासतें भी थीं जो आकार और अर्थव्यवस्था में यूरोप के कई देशों को पीछे छोड़ सकती थीं। इन रियासतों को कंट्रोल करते थे महाराजा, नवाब और निजाम, जिनके बारे में मशहूर इंग्लिश लेखक रुडयार्ड किपलिंग का कहना था कि वो इंसानों की अलग ही नस्लें थीं जिनकी अय्याशियों, फिजूल खर्चियों और सनक के किस्से फेमस थे। किस्सा नंबर 1, ग्वालियर के महाराजा ने 20वीं शताब्दी की शुरुआत में एक रोज फैसला लिया कि वो अपने महल में एक फानूस लगाएंगे जो बकिंगहम पैलेस से भी बड़ा होगा। पेरिस की एक कंपनी को फानूस बनाने का ऑर्डर भी दिया गया, लेकिन इसी बीच किसी ने सवाल उठाया कि कहीं ऐसा ना हो कि उनके महल की छत उस फानूस का बोझ सह न सके। शंका के समाधान के लिए महाराजा ने एक तरकीब निकाली। सुनिए आप, उन्होंने एक क्रेन बुलाकर अपने सबसे भारी हाथी को छत पर चढ़ा दिया। जब हाथी के बोझ से छत नहीं गिरी तो महाराजा ने पूरे विश्वास के साथ ऐलान किया कि फानूस से भी छत को कुछ नुकसान नहीं होगा। महाराजा की बात बाद में सच भी निकली। किस्सा नंबर 2, जूनागढ़ के नवाब। इनको कुत्तों का बड़ा शौक था। कुत्तों के रहने का इंतजाम ऐसा था कि कुत्तों के घर में टेलीफोन, बिजली और उसके साथ साथ घरेलू नौकर भी रखे जाते थे कुत्तों के लिए। कोई कुत्ता मर जाता, उसे कुत्तों के कब्रिस्तान में ले जाया जाता। कुत्ते की शव यात्रा भी निकलती जिसमें शोक संगीत की धुन बजाई जाती, और शव को दफनाने के बाद उसकी कब्र पर संगमरमर का मकबरा भी बनाया जाता। एक खास मौका ऐसा भी आया जब नवाब ने बाबी नामक एक लेब्राडोर कुत्ते के साथ अपनी लाडली कुतिया रोशना की धूमधाम से शादी करवाई थी। शादी में सभी राजे महाराजाओं और बड़े बड़े प्रतिष्ठित लोगों को निमंत्रण भी दिया गया था। वॉइस रॉय को भी न्योता दिया गया था, लेकिन वो नहीं आए और इस बात से नवाब बड़े नाराज हुए। फिर भी इस बारात में 1.5 लाख, जी हाँ 1.5 लाख आदमी थे। शादी के जुलूस के बाद नवाब ने एक शानदार दावत भी दी जिसमें 9 लाख रुपए खर्च हुए थे। ये इतनी बड़ी रकम थी कि 12,000 लोगों की साल भर की जरूरतें पूरी हो सकती थी। इन्हीं कुत्तों से जुड़ा एक किस्सा ये भी है कि जब आज़ादी के बाद विलय की चर्चा हुई तो जूनागढ़ के नवाब सबसे ज़्यादा चिंतित अपने कुत्तों को लेकर ही थे, क्योंकि किसी ने उनके मन में शक डाल दिया था कि विलय के बाद उनके कुत्तों को मार दिया जाएगा। विभाजन के बाद जब उनकी नहीं चली यहाँ और उन्हें पाकिस्तान भागना पड़ा, तब भी वो अपने सारे कुत्तों को साथ ले गए थे। किस्सा नंबर 3, मैसूर। यहाँ की रियासत के राजा खुद को चंद्रमा का वंशज मानते थे, इसीलिए साल में एक बार शरद पूर्णिमा की रात महाराज के लिए एक खास रस्म अदा की जाती थी। 9 दिन तक महाराजा अपने महल के एक अंधेरे कमरे में एकांतवास के लिए चले जाते। इन 9 दिनों में वो न नहाते थे
और ना दाढ़ी बनाते थे और ना ही कोई उन्हें देख सकता था, ना छू सकता था। इन दिनों में माना जाता था कि उनके शरीर में ईश्वर का वास है। 90 दिन जब महाराज बाहर निकलते, उन्हें हाथी पर बैठाकर मैदान का चक्कर लगाया जाता, जहां जनता तालियां बजाकर उनका इस्तकबाल करती। अगले किस्से पे चलते हैं, राजस्थान से। राजस्थान की 8 लाख की आबादी वाली छोटी सी रियासत अलवर के महाराजा का व्यक्तित्व इतना आकर्षक था कि लगातार कई वॉइसरॉय उनके जादू के असर में रहे। महाराजा ऑफ अलवर को यकीन था कि वो भगवान राम के अवतार हैं। उन्होंने कई बड़े बड़े पंडितों को इस काम के लिए रखा था कि ये हिसाब लगाकर बताएं कि भगवान राम की पगड़ी कितनी बड़ी रही होगी, ताकि वो भी अपने लिए वैसे ही पगड़ी बनवा सकें। इसके अलावा वो दूसरों से हाथ मिलाते हुए हमेशा दस्ताने पहने रहते थे। यहाँ तक कि जब इंग्लैंड के बादशाह से हाथ मिलाने का मौका आया, तब भी उन्होंने अपना दस्ताना नहीं उतारा। इन दस्तानों से जुड़ा एक और किस्सा तब का है जब महाराजा वॉइसरॉय लॉर्ड विलिंगडन के साथ खाने की मेज पर बैठे। उनके पास में ही लेडी विलिंगडन भी बैठी थी, वॉइसरॉय की वाइफ। महाराजा ने एक बड़ी हीरे की अंगूठी तब पहनी हुई थी, जिसे लेडी विलिंगडन बार बार निहार रही थी। उस दौर में ऐसी परंपरा थी कि वॉइसरॉय या उनकी पत्नी किसी महाराज की किसी चीज में विशेष रुचि दिखा दें तो वो चीज उन्हें दे दी जाती थी। ऐसा ही अलवर के महाराजा ने किया भी। लेडी विलिंगडन ने उसे पहनकर देखा और फिर वापस कर दिया अंगूठी को। महाराजा ने अंगूठी ली वापस, लेकिन एक कटोरे में पानी मंगवाया और फिर अंगूठी को अच्छी तरह धोया ताकि उस पर लेडी विलिंगडन का कोई भी स्पर्श बाकी न रहे। और तब ये देखकर सारे मेहमानों की आंखें फटी की फटी रह गईं कि वॉइसरॉय की वाइफ के साथ कोई कैसे कर सकता है। ये किस्से और भी हैं जिनमें कामोत्तेजना बढ़ाने के लिए हीरों के साथ गौरैया के दिमाग को पीसकर बनाई गई औषधि की कहानी है, और कौन कितनी लड़कियों को हम बिस्तर कर सकता है इसका कंपटीशन भी शामिल है। लेकिन ये बेहूदी कहानियां जानने से बड़ा सवाल ये है कि क्या भारत के सभी महाराजा अय्याश और सनकी ही थे? जवाब है नहीं। दूसरा महायुद्ध शुरू होते होते रियासतों पर एक नई पीढ़ी शासन करने लगी। इनमें पहले जैसी तड़क भड़क नहीं थी। ये अपने पूर्वजों की तरह विलास प्रिय नहीं थे और अपनी रियासतों में परिवर्तन और सुधार की जरूरत के प्रति अधिक सजग थे। ऐसे राजाओं की बदौलत कई रियासतों की प्रजा को ऐसी सुविधाएं और अधिकार भी प्राप्त थे जो अंग्रेजों के सीधे शासन में रहने वालों को भी नहीं मिले हुए थे, जो प्रांतीय भारत था। बड़ौदा के महाराजा ने 19वीं शताब्दी के अंत तक अपनी रियासत में बहु विवाह पर पाबंदी लगा दी थी और सबके लिए मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था कर दी थी। उन्होंने अछूत समझे जाने वाले लोगों के लिए लड़ाई लड़ी। बाकायदा बड़ौदा के महाराजा द्वारा शुरू की गई स्कॉलरशिप से डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को कोलंबिया यूनिवर्सिटी में पढ़ने जाने का मौका मिला। पटियाला के 8वें महाराजा ने गद्दी पर बैठने के बाद पहला काम ये किया कि अपने पिता सर भूपेंद्र सिंह का हरम बंद करवाया। ग्वालियर के महाराजा एक सरकारी अफसर की बेटी से शादी करके अपने पिता के आलीशान महल से अलग रहे। बीकानेर के महाराजा ने अपनी प्रजा की सुविधा के लिए राजस्थान में जगह जगह झीलें बनवाकर और बाग लगवाकर उसे स्वर्ग समान बना दिया। नहर भी खुदवाई उन्होंने। भोपाल में महिलाओं को बराबरी का जो दर्जा दिया गया वो उन्हें हिंदुस्तान में कहीं और नसीब नहीं था। मैसूर के आप मिसाल लीजिए, यहाँ विज्ञान की शिक्षा की सबसे अच्छी संस्था थी। वहाँ पानी से बिजली पैदा करने के लिए कितने ही बांध बनाए गए थे और कितने ही उद्योग स्थापित किए गए थे। अधिकतर रियासतों के नए राजा बड़ी योग्यता और जिम्मेदारी के साथ अपनी रियासतों का शासन चलाते थे, लेकिन सबसे बड़ा दुर्भाग्य ये था कि उनका नाम उनकी बिरादरी के मुट्ठीभर महाराजाओं के साथ जुड़ गया जो फिजूल खर्च थे और अय्याश भी। रियासतों की सबसे बड़ी कमी ये थी कि जो थोड़े बहुत लोकतांत्रिक सुधार अंग्रेजों ने किए वे उनमें भी पीछे रह गए। लिहाजा 1947 में कांग्रेस इस पुरातन अलोकतांत्रिक सत्ता को बरकरार रखने के सख्त खिलाफ थी। जून 1947 में जब माउंटबेटन मुस्लिम लीग और कांग्रेस के साथ बैठकें कर रहे थे, ऐसी बैठक उन्होंने रियासतों के प्रतिनिधियों के साथ भी की। बाद में उन्होंने बताया कि रजवाड़ों की बेतुकी बातें सुनकर वो दंग भी रह गए थे कई बार। मसलन एक सज्जन को सबसे बड़ी चिंता यह थी कि विलय के बाद क्या वो रियासत के जंगलों में शेर का शिकार कर पाएंगे। एक रियासत के महाराजा ने अपना दीवान भेजकर कहलवाया कि चूंकि महाराजा अभी समुद्र की यात्रा पर हैं, इसीलिए वो विलय पर अभी फैसला नहीं कर सकते। माउंटबेटन ने ये और ऐसी कई बेतुकी दलीलें सुनी और फिर अपने सामने रखा हुआ बड़ा सा कांच का पेपर वेट उठा लिया और पेपर वेट को किसी ज्योतिषी की तरह घुमाते हुए उन्होंने उस दीवान से कहा कि मैं अभी गोले में देखकर बता रहा हूं कि आपका जवाब क्या होना चाहिए। अपने माथे पर बल डालकर तब माउंटबेटन बहुत देर तक कांच के उस गोले को बड़े रहस्यमय ढंग से घूरते रहे कि जैसे भविष्य देख रहे हैं। 10 सेकंड के सन्नाटे के बाद माउंटबेटन ने एकदम सीरियस होकर कहा, वो रहे आपके महाराजा साहब, वो जहाज के कप्तान की मेज पर बैठे हैं और देखिए वो कह रहे हैं कि विलय के समझौते पर दस्तखत कीजिए।
इसी किस्से के साथ आज का एपिसोड यहीं पर समाप्त होता है, जिसे कमल ने लिखा और आलिश ने रिकॉर्ड किया। आप देखते रहिए दी ललन टॉक।